अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ऑफर तक की बात की थी, ठीक है, कि ऑफर क्या होती है। ऑफर एक क्लियर और डेफिनेट स्टेटमेंट होती है जिसमें आप विलिंगनेस शो कर रहे होते हो कि यार मैं फलानी फलानी टर्म्स में बाउंड होगा और कोई फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं होती। फिर हमने बात की कि यार ऑफर तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक वो ऑफरी को कम्युनिकेट ना हुई हो। फिर हमने कहा कि इनविटेशन टू ट्रीट जो है वो ऑफर में नहीं आती। इनविटेशन टू ट्रीट में एडवर्टाइजमेंट आते थे कि मोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो इनविटेशन टू ट्रीट में आते हैं। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की वर्डिंग ऐसे है कि कोई फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश नजर नहीं आती वहां पर, तो तब वो भी ऑफर हो सकती है। फिर उसके अलावा शॉप विंडो डिस्प्ले, गुड्स ऑन शॉप शेल्फ्स, फिर इनविटेशन टू टेंडर, इनविटेशन टू ऑप्शन, ये सारे आपके इनविटेशन टू ट्रीट में आते हैं। और उसके बाद हमने क्रॉस ऑफर की बात की कि जो आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफर्स हुई हों एक दो पार्टीज की आपस में, लेकिन अभी तक दोनों को कम्युनिकेट ना हुई हो, तो वो क्रॉस ऑफर्स होती है और उनका भी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑफर की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर 2 के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑफर को टर्मिनेट यानी कि खत्म कैसे किया जा सकता है। तो टर्मिनेशन के तीन रास्ते हैं ऑफर के। नंबर वन रेवोकेशन है, उसके बाद रिजेक्शन होगा और थर्ड लैप्स है। पहले रेवोकेशन पे बात करते हैं। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू कैंसल ऑफर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। अगली पार्टी की एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी ऑफर को आपने खत्म कर देना, उसको रेवोकेशन आप बोलते हैं, ठीक है। इवन इफ ऑफरर हैज एग्रीड टू कीप ऑफर ओपन, बेशक अगर मैंने एग्री भी किया हो, ऑफरर ने एग्री भी किया हो कि यार मैं ऑफर खोले रखूंगा, तो स्टिल वो जो है वो रेवोकेशन कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ऑफर कराई कि मैं जो है आपको ये मोबाइल जो है मैं आपको अपना मोबाइल 50,000 रुपये का दूंगा, ठीक है। और फिर आपकी एक्सेप्टेंस से पहले मैंने कभी भी इस ऑफर को कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये होता है रेवोकेशन, यानी कि ऑफरर जो है वो कैंसिल कर दे। बेशक मैंने आपसे वादा किया हो कि यार आप परेशान ना हो, ये ऑफर ओपन ही रहेगी 10 दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर मैं उसको आपकी एक्सेप्टेंस से पहले कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसको आप रेवोकेशन बोलते हैं, ठीक है। रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफरी बाय एन ऑफरर और एनी रिलायबल थर्ड पार्टी। रेवोकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक वो कम्युनिकेट ना की जाए। तो रेवोकेशन का कम्युनिकेट करना जरूरी है। या तो ऑफरी को डायरेक्ट मैं खुद कम्युनिकेट करूं ऑफरर, या रिलायबल थर्ड पार्टी से कह दूं, या मैं आपको खुद कह दूं डायरेक्टली कि मैं अपनी जो है मोबाइल आप नहीं बेच रहा आपकी एक्सेप्टेंस से पहले। या फिर ऐसा बंदा जो आपका और मेरा म्यूचुअल दोस्त है, उसके जरिए मैं आप तक खबर पहुंचा दूं, तो वो फिर भी वैलिड होगी रेवोकेशन, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है रेवोकेशन की, वो क्या है इसमें बात करते हैं। इफ ऑफरी पेस ऑफरर टू कीप ऑफर ओपन, अगर ऑफरी, ठीक है, जिसको ऑफर की जा रही है, वो ऑफरर जो ऑफर कर रहा है उसको कुछ पैसे देता है कि यार तुम ऑफर को ओपन रखना। मैंने आपसे कहा कि यार मैं आपको 50,000 का मोबाइल दूंगा, आपने मुझे 2,000 रुपया दिया। आपने कहा ठीक, ये 2,000 रुपया रखो, ठीक है, मैं तुमसे मोबाइल ले लूंगा हफ्ते तक, 10 दिनों तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैसे दिए ऑफर ओपन करने के लिए। रेवोकेशन विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ दैट कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तब अगर मैंने रेवोकेशन की, ऑफर को कैंसिल किया, तो जो मैंने ब्रीच की है वो सिर्फ जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेम सब्जेक्ट मैटर, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर दिया उसको कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब आपके और मेरे दरमियान कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो 2,000 रुपये वाला हुआ है कि आपने मुझे 2,000 रुपया दिया था कि ऑफर खुले रखना। तो अगर मैं ऑफर को स्टिल कैंसिल कर देता हूं, तो मैं जो रिवोक करूंगा, तो मैंने सिर्फ आपके जो 2,000 है ना, वो डैमेज मैंने आपको देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अगर मैं ब्रीच करता हूँ, अगर मैं रिवोक कर देता हूँ, आपने मुझे कहा था कि यार मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम ऑफर ओपन रखना, मैंने भी एग्री कर दिया कि मैं ओपन करूंगा, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस से पूरी पहले मैंने वो कैंसिल कर दी, मैंने रिवोक कर दिया, तो स्टिल जो 2,000 रुपया मैंने आपसे लिया है वो आप मेरे से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब आप कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकते हैं। ऑफरी वुड क्लेम damages फॉर दैट ब्रीच बट वुड कुड नॉट एक्सेप्ट ऑफर, ठीक है। तो आप मेरे से वो 2,000 रुपये तो क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाके, किसको मैंने 2,000 दिया था, लेकिन आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते थे कि यार इसने मेरे से 2,000 रुपया लिया था, मैंने इसको कहा था कि तुम ऑफर ओपन रखना, मैं तुमसे जो है ना, मैं फोन तुमसे ले लूंगा, या फोन 10 दिनों बाद आके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो आप सिर्फ ये 2,000 क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहली एक्सेप्शन तो ये होगी, ये क्लियर है एक्सेप्शन। जी जी दूसरी जी। चीज है, दूसरी है इन केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस इज मेड थ्रू परफॉर्मेंस, ठीक है, कि एक्सेप्टेंस जो है उसका कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अगली पार्टी उस ऑफर के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है तो वो एक्सेप्टेंस में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ कि इन केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफरर कांट रिवोक ऑफर वंस ऑफरी हैज बिगन टू परफॉर्म एक्ट दैट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगली पार्टी ने सिर्फ एक्सेप्टेंस, अगली पार्टी ने सिर्फ परफॉर्मेंस करनी है, तो वो एक्सेप्टेंस में काउंट होती है, तो उस सिचुएशन में मैं जो ऑफरर हूँ वो ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, फादर और सन की केस है कि फादर ने अपने सन से साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें घर तुम्हारे नाम करूंगा, लेकिन तुमने जो मॉर्गेज है यानी कि वही जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो पे करनी है, ठीक है। अब सन ने जो है वो कोई एक्सेप्टेंस उसको नहीं दी, लेकिन सन ने क्या किया कि उसने मॉर्गेज पे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब बाप मर गया तो जो उसका एग्जीक्यूटर था, ये जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उसका लॉयर था, उसने जी इस ऑफर को विड्रॉ करना चाहा, ठीक है। अब इस केस से आपको लग ही रहा होगा कि जी दोनों अलग अलग रहते थे, फादर सन, और फादर ने उसको कहा कि यार ऑफर की अपने सन को कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अगर तुम मॉर्गेजेस पे करते हो। अब बेटे ने 2 3 4 मॉर्गेजेस पे करना शुरू कर दिए, लेकिन बाप की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब उसके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, उसमें जो भी थे, उन्होंने ऑफर को विड्रॉ कर दिया, यानी कि रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। कोर्ट में सन ने जो है उन्हें सू कर दिया, कोर्ट में बात गई, कोर्ट ने कहा कि अब ऑफर कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि जो 2 3 इंस्टॉलमेंट सन ने पे करना स्टार्ट कर दी थी, उसने एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दी थी, तो ये घर जो है इसके नाम ट्रांसफर होगा। तो अगर जो है आपने एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी है, तो ऑफरर जो है या उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ हिज डेथ ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? जरा उस पे स्लाइड पे आइएगा। ये ये यूनिलैटरल वाला पॉइंट मुझे ना ये पढ़ने में समझ नहीं आया, ये केस स्टडी से समझ आ गया। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस होती है, यानी कि अभी जिस तरह था कि अगली पार्टी ने परफॉर्म करना है, वो एक्सेप्टेंस में काउंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि रिटर्न एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं होती, जैसे सन है, उसको रिटर्न एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी, वो चीज करना शुरू कर दी थी, 2 3 4 उसने मॉर्गेजेस पे करना शुरू कर दिए थे मंथली, तो इसका मतलब है कि उसने परफॉर्मेंस जो है, एक्सेप्टेंस जो है वो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी। ऐसा जी ठीक। कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जहां पर आपको एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस करनी होती है, सही है। तो ये रेवोकेशन था, रेवोकेशन की पहली बात कि एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी ऑफर को कैंसिल कर देना। रेवोकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक वो कम्युनिकेट ना की गई हो, ठीक है। कम्युनिकेशन डायरेक्ट ऑफरर भी कर सकता है ऑफरी को कि यार मैंने ऑफर कैंसिल कर दी है, और रिलायबल थर्ड पार्टी को भी कर सकता है, ठीक है, तो कह सकता है कि तुम उसको कम्युनिकेट कर दो। इससे रिलेटेड भी एक केस स्टडी है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये एन ऑफर वॉज पोस्टेड, एक ऑफर जो है वो पोस्ट की गई थी 1 अक्टूबर को। ये बड़ा अच्छा केस है, गौर से सुनिएगा। ये ऑफर जो है, ये बाइम जो था ये लंदन का बंदा था, जो लियोन वैन था ये बेसिकली रहता था न्यूयॉर्क में। एक ऑफर जो है वो पोस्ट की इसने 1 अक्टूबर को, ठीक है। वो क्लेमेंट जो था बेसिकली बाइम, उसको पहुंची 11 अक्टूबर, ठीक है। एक ऑफर उसने की, बेसिकली ऑफर उसने ये की थी कि यार वो जो टिन प्लेट्स है उसके बॉक्सेस बेसिकली बेच रहा था, ये इन्होंने यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने ये ऑफर की थी कि यार मैंने फलाने इतने बॉक्सेस टिन प्लेट के तुम्हें बेचने। 1 अक्टूबर को उसने ऑफर पोस्ट कर दी, और क्लेमेंट के पास जो आई वो आई 11 अक्टूबर को, यानी कि बाइम के पास जो है वो 11 अक्टूबर को आई, लंदन में पहुंची, न्यूयॉर्क से लंदन। क्लेमेंट ने जो है इमीडिएटली एक्सेप्टेंस कर दी, उसने कहा ठीक है जी मैं तुमसे बॉक्सेस खरीदूंगा, वही पोस्ट कर दी। इन द मीन टाइम, इसी दौरान 8 अक्टूबर को जो बंदा था जिसने ऑफर की, उसने कहा कि जी मैं ऑफर कैंसिल कर रहा हूँ। 8 अक्टूबर को उसने अगेन एक पोस्ट किया कि मैं ऑफर को रिवोक कर रहा हूँ। अब क्लेमेंट को जो है बेसिकली ये ऑब्वियस सी बात है, उसने तो अपनी एक्सेप्टेंस बेच दी थी,
उसके बाद उसको रेवोकेशन मिली, तो अब क्या ये कोर्ट में केस चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगला कह रहा था कि जी मैंने तो अब ऑफर कैंसिल कर दिया, तुम एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। इसने उसको सू कर दिया। तो कोर्ट में जब बात की तो कोर्ट ने कहा कि यार रेवोकेशन तो कम्युनिकेट हुई नहीं थी, ठीक है। 1 अक्टूबर को जो बेसिकली तुमने ऑफर पोस्ट की थी, 11 अक्टूबर को मिल गई थी बंदे को, और उसने एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी थी। अब बीच में जो 8 अक्टूबर को तुमने रेवोकेशन यानी कि तुमने ऑफर कैंसिल करने का लेटर भेजा था, वो तो उसको उसकी एक्सेप्टेंस के बाद मिला है ना, यानी कि कम्युनिकेट नहीं हुआ था। इसीलिए जब तक कम्युनिकेट ना हुआ हो, रेवोकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? जी। और थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक केस था, उसमें डिफेंडेंट ने एग्री किया था कि ऑफर 2 दिन तक खुले रखेगा, लेकिन उसने स्टिल वो प्रॉपर्टी रिलेटेड केस था, वो उसने थर्ड पार्टी को बेच दी, ठीक है। अब ऑफरी जो था, जिसको पहले उसने ऑफर की हुई थी कि यार 2 दिन के लिए खुली रहेगी, उसको तीसरी पार्टी ने इन्फॉर्म भी कर दिया था, ठीक है। तो है जब इन्फॉर्म अगर उसने कर दिया, जब थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट होगी, तो बस दैट्स इट, फिर रेवोकेशन इफेक्टिव होगी, सही है। तो पहला स्टेप तो ये है ऑफर को टर्मिनेट करने का, रेवोकेशन। रेवोकेशन में हमने चीजें पढ़ ली। दूसरा है रिजेक्शन। सीधा साधा रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको ऑफर किया, आपने रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्टली एक रिजेक्शन होती है, एक होती है बाय काउंटर ऑफर। कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी जो है वो 10 लाख की देता हूँ, आपने मुझे कह दिया कि जी मैं तुमसे 9.5 लाख रुपए की लूंगा। यानी कि आपने जो मेरी ओरिजिनल ऑफर थी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया काउंटर ऑफर के थ्रू, ठीक है। तो सेकंड मेथड होता है रिजेक्शन, सिंपल सा है ये। अब इससे रिलेटेड भी एक केस स्टडी है, उसको भी देख लेते हैं। रेंच ऑफर्ड टू सेल हाइड अ फार्म फॉर 1,000। रेंच था, उसने ऑफर किया हाइड को कि मैं तुम्हें 1,000 पाउंड का फॉर्म भेजूंगा, फार्म बेचूंगा। हाइड ने कहा कि यार नहीं, मुझे 950 का चाहिए। रेंच ने रिजेक्ट कर दिया कि जी मैं तुम्हें 950 का नहीं देता। अब हाइड दोबारा आया कुछ दिनों बाद और कहता है जी मैंने तुम्हारी जो 1,000 पाउंड वाली ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब रेंच मुकर गया। कोर्ट में बात की। कोर्ट में बात की, हाइट ने कहा कि जी इसने 1,000 पाउंड की शुरू में ऑफर की थी तो वो तो मैंने एक्सेप्ट कर दी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो ओरिजिनल ऑफर थी अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि तुमने उसे 950 पाउंड की काउंटर ऑफर कर दी थी, तो इसका मतलब है तुमने ओरिजिनल ऑफर का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। तो बाद में आके अब तुम ये नहीं कह सकते कि जी मैं तुम उसकी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? ये पॉइंट जी। सही है। इसके बाद अगेन, अ मेयर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर डिटेल्स डजंट कॉन्स्टिट्यूट काउंटर ऑफर। हाँ, अगर आप बेसिकली एक उसको रिक्वेस्ट करते हो कि ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर वो काउंटर ऑफर ना करे, वो से सिर्फ रिक्वेस्ट करे कि यार इससे कम तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, कैसे कम की गुंजाइश है, ये अगर रिक्वेस्ट करे या लोएस्ट तुम कितनी कर सकते हो, तो ये काउंटर ऑफर में काउंट नहीं होती, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट भी? स्लाइड पे जाइएगा तो। ये मेरी रिक्वेस्ट। का क्या मतलब है, मेरे रिक्वेस्ट फॉर फर्दर डिटेल्स डजंट जैसे कॉन्स्टिट्यूट? अभी जो केस स्टडी थी ना, उसमें रेंच ने ऑफर की 1,000 पाउंड की। अगले ने उसको कह दिया कि जी मैं 900 पाउंड कर लूंगा। ये तो काउंटर ऑफर होगी, ठीक है। लेकिन अगर हाइट जो है वो उसको रिक्वेस्ट करे, ठीक है, फर्दर डिटेल्स की, कि यार मुझे इसकी फर्दर डिटेल्स बताओ, तो फिर जो है रेंच जो बेसिकली उसको ये नहीं कह सकता यार इसने मेरे ऑफर को काउंटर कर दिया। ये वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट मांगना फर्दर डिटेल्स की वो काउंटर ऑफर में नहीं आता। जस्ट तो आस्किंग। इसका फायदा किसको होगा, क्लेमेंट को होगा ना? देखे ना, इसका फायदा बेसिकली, अब जैसे मैंने आपसे मैंने रिक्वेस्ट की यार मुझे फर्दर डिटेल्स दो, जैसे तुम्हारा फॉर्म है इसके हवाले से फर्दर डिटेल्स दो। अब उसने डिटेल्स दे दी, बात 1,000 पाउंड की हुई हुई, मैंने फर्दर डिटेल्स मांगनी, मैंने उसको ये नहीं कहा मैं तुम्हें 950 पाउंड की ऑफर करता हूँ, नहीं। उसको मैंने फर्दर डिटेल्स मांगी थी, उसने मुझे डिटेल्स दी, फॉर्म यहाँ पर मौजूद है, ये है वो है, और मैंने कहा मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब वो बंदा मुझे कहेगी जी तुमने मुझसे फर्दर डिटेल्स मांगी थी, तुमने तो काउंटर ऑफर की है। तो ये कह रहा है कि ये काउंटर ऑफर में नहीं आता, फिर एक्सेप्टेंस हो सकती है, ठीक है, फिर आप बाय लॉ एलिजिबल हो टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ये अब सही। क्लियर? नहीं क्लियर तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ किसी और एग्जांपल से। ये क्लियर है? दोबारा रिपीट कर। मैं
आपके पास गया, मैंने आपसे कहा मुझे आपने मुझे ऑफर की कि मैं अपनी जमीन तुम्हें 1 लाख रुपए की दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि यार मैं 1 लाख की नहीं लेता आपसे, मैं आपसे 80,000 रुपए की लूंगा। ये मैंने क्या कर दी, काउंटर ऑफर। अब मैं जो आपकी ओरिजिनल ऑफर है 1 लाख वाली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहां तक बात क्लियर है? जी। अब दोबारा रिपीट करते हैं। अब आपने मुझे ऑफर की कि 1 लाख की मैं तुम्हें जमीन बेचूंगा। मैंने आपसे कहा कि अच्छा मुझे बताओ कि यार ये जमीन की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, किस कंडीशन में है। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, फर्दर डिटेल्स मांग रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और कितने पैसे कम कर सकते हो, ठीक है, ये मैं आपसे फर्दर डिटेल्स मांग रहा हूँ। अब ये डिटेल्स मैंने आपसे मांगी, ठीक है, और साथ ही मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि मैं अब आपसे वो जमीन खरीदूंगा। तो अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि यार मैं तुम्हें जमीन नहीं बेचूंगा, क्योंकि तुमने जो डिटेल्स मांगी है वो काउंटर ऑफर होती है, वो काउंटर ऑफर में आएंगी। सही है, वो काउंटर ऑफर नहीं होगी। मैं अब आपकी जमीन खरीद सकता हूँ, एक्सेप्टेंस कर सकता हूँ मैं। सही है। क्लियर है ये अब? जी। ठीक है। दूसरा तरीका रिजेक्शन हो गया, पहला था रेवोकेशन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा लैप्स। लैप्स का मतलब होता है एक्सपायर्ड या टाइम आउट हो जाए, ठीक है। ऑफर लैप्स कब होती है, जब अनफॉर्चुनेटली ऑफर, जिस बंदे ने ऑफर की है वो मर जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा जिस बंदे ने ऑफर की है उसकी डेथ हो जाए, लेकिन ऑफरी को भी पता ना हो गया यार उस बंदे की डेथ हो गई है, और उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर दी, तब उस बंदे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, उस उनका काम होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना। सही है। अगर तो ऑफरी को पता चल गया कि यार उसकी डेथ हो गई है, तो फिर तो ऑफर लैप्स होगी ना, खत्म होगी, ऑफर खत्म, लैप्स। लेकिन अगर ऑफरी को नहीं पता था कि यार उस बंदे की डेथ होगी, और उसने नेग्लिजेंस में या इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस तो नहीं है, इग्नोरेंस में उसने ऑफर एक्सेप्ट कर दी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना बंदे के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को फुलफिल करना पड़ेगा। सही है। अगर क्लियर है पहला पॉइंट ये वाला? दोबारा रिपीट कीजिएगा। लैप्स का मतलब ये होता है कि ऑफर टाइम आउट हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऑफर लैप्स तब होती है, पहला, जब ऑफरर मर जाए, यानी कि जिस बंदे ने ऑफर की थी उसकी डेथ हो जाए। सही है, तब ऑफर लैप्स हो जाती है। लेकिन जिस बंदे ने ऑफर की थी, जिस बंदे को की थी ऑफरी को, उसको भी पता नहीं था कि यार इस बंदे की डेथ हो गई है, उसने एक्सेप्टेंस कर ली थी उस ऑफर की, बाय पोस्ट भेज दी थी, उसको भी पता नहीं है कि यार वो बेचारा मर गया। तो तब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो बंदा मरा है उसके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, उनका काम होगा कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना। ये है पहला पॉइंट। क्लियर? जी। लेकिन अगर ऑफरी को, यानी कि उस ऑफरी को जिसको ऑफर की गई है पता है कि उसकी डेथ हो गई है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता। सही है, फिर वो ऑफर लैप्स होती है, उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा है डेथ ऑफ ऑफरी, जिसको ऑफर की गई थी उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तीसरा फेलियर ऑफ कंडीशन, ऑफर जो की गई थी, ठीक है, उसमें जो टर्म एक थी, एक कंडीशन थी, उसको फुलफिल उस बंदे ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जो टर्म्स है उन्हीं को फुलफिल नहीं किया, तो ऑफर खत्म होगी ना। ठीक है। आपने कहा कि जी मैं आपको मोबाइल दूंगा, ठीक है, ऑफर की, दूसरी पार्टी को कि जी मैं आपको मोबाइल दूंगा, साथ मोबाइल के जो है मैं आपको कवर दूंगा, प्रोटेक्टर दूंगा, ठीक है। अब आपने ये जो भी कंडीशन रखी कॉन्ट्रैक्ट की, अब एक कंडीशन अगर आपने वो मीट नहीं की, तो जाहिर सी बात है आपको वो ऑफर की फेलियर ऑफ कंडीशन हो गया, तो ऑफर लैप्स हो जाएगी, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लीगल, ठीक है। या फिर ऑफर जो आपने की वो एक्सपायर होगी टाइम गुजरने की वजह से, ठीक है। अब टाइम फिक्स हो सकता है, आपने पहले ही सेट आउट कर दिया था कि यार ये ऑफर 10 दिन के लिए वैलिड है, तो 10 दिन तक अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, ठीक है। और रीजनेबल टाइम भी हो सकता है। अब रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये वैसे ये क्लियर है, फेलियर ऑफ कंडीशन और ये पहली चीज है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम। जी। जी। अब या रीजनेबल टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, ऑफर में मेंशन नहीं था रीजनेबल टाइम क्या होगा, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। अब उस पर एक केस स्टडी है, वो हम देख लेते हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज है ये। ठीक है, ये एक होटल है और एक बंदा है, मोंटीफ्योर। एक मोंटीफ्योर ने क्या किया, उसने जून में उसने जून में जो है उसने शेयर्स खरीदने इस होटल में, ठीक है, इस होटल्स में इस बंदे ने शेयर्स खरीदे, परचेज किए शेयर्स को, ठीक है। और उसने
ऑफर की कि मैं शेयर्स आपके खरीदूंगा, और उसने कुछ डिपॉजिट भी किया उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। मॉन्टीफियोर ने, जो रैम्स गेट विक्टोरिया होटल कंपनी थी, उनके शेयर्स खरीदने थे, उसने ऑफर की कंपनी को कि मैं आपके शेयर्स खरीदूंगा, ठीक है, और डिपॉजिट भी दे दिया, जो भी इनिशियल डिपॉजिट होता है। अब नवंबर तक, यानी कि जून को उसने ऑफर की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक होटल कंपनी ने उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जो है उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया एज एन एक्सेप्टेंस, कि आपने जून में रिक्वेस्ट की थी कि मैं शेयर्स खरीदूंगा, तो ठीक है, आपके शेयर्स की जो आपने रिक्वेस्ट की थी, जो सॉरी जो ऑफर आपने की थी, हम वो एक्सेप्ट करते हैं, आप शेयर खरीद लें। लेकिन इस वक्त तक इस बंदे ने अपना माइंड चेंज कर दिया था, इसने कहा था कि आप मुझे शेयर्स नहीं चाहिए। अब जाहिर सी बात है, होटल कंपनी ने तो एक्सेप्टेंस कर दी, तो उन्होंने क्लेम कर दिया इस पे कि यार तुमने तो शेयर्स की ऑफर की हुई थी, और हमने एक्सेप्टेंस कर दी। कोर्ट में बात चलेगी, कोर्ट ने फिर वही डिसाइड किया रीजनेबल टाइम का। कोर्ट ने कहा कि यार उस बंदे ने शेयर्स खरीदने थे, उसने आपको जून में ऑफर की थी, ठीक है, तो जून से लेकर नवंबर 5 महीने बनते हैं, और 5 महीने जो है वो शेयर्स के केसेस में रीजनेबल टाइम में काउंट बेसिकली होता है फॉर लैप्स, क्योंकि शेयर्स की प्राइस तो डेली फ्लक्चुएट होती है। तो क्या पता आप शेयर्स की प्राइस, क्या पता, क्या डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी शेयर्स की प्राइस गिर गई थी, तो अगर अब शेयर्स की प्राइस फॉल होगी है तो मैं वो क्यों खरीदूंगा। तो कोर्ट ने जो है वो मॉन्टी फ्योर के हक में बयान दिया कि ऑफर जो इसने की थी ये लैप्स हो गई थी, आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि रीजनेबल टाइम पास आउट हो गया था। ठीक है। जी जी। सही है। बाकी अगर गुड्स की नेचर जितनी पेरिशेबल का मतलब ये है कि अगर जल्दी वो खत्म होने वाले गुड्स हैं, उनका शेल्फ लाइफ कम है, टाइम शॉर्ट शेल्फ लाइफ है उनकी, तो जाहिर सी बात है रीजनेबल टाइम उतना कम होता जाता है। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनसे आपका लैप्स होगा, सही है। क्लियर है ऑफर, कोई क्वेश्चन है तो ऑफर में पूछ लें। जी अभी तक तो यही है, अब इसको देखना पड़ेगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे। सही है। अब एग्रीमेंट में पहली चीज ऑफर थी, दूसरी चीज थी एक्सेप्टेंस। ऑफर की अपने बात कर ली, अब हम आते हैं एक्सेप्टेंस पे, ठीक है। ऑफर क्या थी, डेफिनेट और क्लियर स्टेटमेंट जिसमें आप विलिंगनेस शो कर रहे थे कि यार इन टर्म्स में मैं बाउंड होऊंगा आपके साथ विदाउट फर्दर निगोशिएशन। एक्सेप्टेंस जो है वो मिरर इमेज रूल है, ऑफर को जो है एक्सेप्ट करना विदाउट एनी फर्दर रिजर्वेशंस, ऑफर को एक्सेप्ट करना विदाउट एनी फर्दर रिजर्वेशंस कहलाता है, ठीक है। अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल एसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाउट फर्दर रिजर्वेशंस। आप अपना माइक म्यूट कर लें। विदाउट एनी फर्दर रिजर्वेशन यानी कि बगैर किसी मजीद रिजर्वेशन के आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हो दूसरी पार्टी के ऑफर को, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाती है, ठीक है। ऑफर ये था कि विदाउट फर्दर निगोशिएशंस, कुछ टर्म्स बता दिए उसमें मैं बाउंड होगा। एक्सेप्टेंस मिरर इमेज रूल है कि विदाउट एनी फर्दर रिजर्वेशन मैं आपकी इन टर्म्स पे एग्री करता हूँ, एक्सेप्टेंस कहलाती है। अब जैसे ऑफर जो है वो रिटर्न ओरल होती थी, इसी तरह एक्सेप्टेंस भी ओरल होती है, रिटर्न होती है, और बाय कंडक्ट भी होती है। बाय कंडक्ट मैंने आपको अभी बताया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में, कि बेटे ने वो मॉर्गेजेस पे करना शुरू कर दी थी तो उसने एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दी थी, तो वो बाय कंडक्ट भी होती है। ऑफरर जो है, यानी कि जिस बंदे ने ऑफर की है, वो स्पेसिफाई कर सकता है पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर मैंने आपको किसी चीज की ऑफर की है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार आपने जो एक्सेप्टेंस मुझे करनी है, या तो वो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू करनी है, या आपने मुझे लेटर भेजना है, या आपने मुझे पोस्ट करना है, या आपने मुझे ईमेल भेजनी है, ठीक है। तो ऑफरर जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। हाउ एवर, if he merely request a mode, offer is not limited to that mode। लेकिन अगर आप में आपसे मैं सिर्फ ये कहूँ जस्ट क्या, अच्छा आप एक काम करें कि हो सके तो मुझे ईमेल कर दें, या हो सके तो मुझे लेटर भेज दें, जस्ट मेरे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप लिमिटेड नहीं है, आप किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यार मुझे जो आपकी एक्सेप्टेंस है ना, वो बाय लेटर ही चाहिए, कि आपका लेटर जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर मुझे पोस्ट हुआ मेरे ऑफिस में मिले, तो फिर आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन जस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर मेरी रिक्वेस्ट अगर हो सके तो इसमें कर देना, तो आप जो है उस मोड तक लिमिटेड नहीं है। क्लियर है बात।
जी। बाकी जनरल रूल ये है कि एक्सेप्टेंस इज नॉट इफेक्टिव अनलेस इट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। जब तक इफेक्टिव एक्सेप्टेंस आपने कम्युनिकेट नहीं किया ऑफर को, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन से पहले एक केस स्टडी देखते हैं उससे, एक्सेप्टेंस के हवाले से। अब देखें, जनरल रूल मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस इज नॉट इफेक्टिव अंटिल इट इज कम्युनिकेटेड टू ऑफर। अब एक केस है, वो भी लैंडमार्क केस है, उससे कुछ दो फैक्ट्स हमने देखने। अब एंटोर्स वर्सेस माइल्स फॉर ईस्टर्न केस है। एंटोर्स जो बंदा है, बेसिकली जो क्लेमेंट है, ये है लंदन का रिहायशी, और जो माइल्स फॉर ईस्टर्न था, ये था नेदरलैंड, हॉलैंड या डच, उस वक्त था डच। एम्स्टर्डम में रहता था, डच में था, ठीक है, नीदरलैंड में था। क्लेमेंट लंदन का था। उसने ऑफर की टेलेक्स के थ्रू डिफेंडेंट को, ठीक है। ऑफर उसने, उसको कॉपर कैथोड्स चाहिए थे, वैसे यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, लेकिन कॉपर कैथोड्स उसे चाहिए थे, उसने ऑफर की एम्स्टर्डम में एक बंदे को। अब डिफेंडेंट ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली टेलेक्स से, ठीक है। अब ऑफर उसने एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन बाद में जाहिर सी बात है वो फिर इसको वो करने से मुकर गया। बेसिकली ऑफर एक्सेप्टेंस करने के बाद उसने कहा कि यार मैं ये अब आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता कॉपर कैथोड्स, जो डच वाला बंदा था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यार चलो, उसने ब्रीच तो कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सेप्टेंस उसने कर दी थी, और उसने लेकिन बाद में मुकर गया। अब प्रॉब्लम ये हुई थी कोर्ट के लिए कि यार डिसाइड करना कि एक्सेप्टेंस कहाँ हुई है, लंदन में हुई है या नीदरलैंड में हुई है। क्योंकि अगर लंदन में एक्सेप्टेंस हुई है तो ब्रीच के जो रूल्स है, वो लॉ जो है वो लंदन का फॉलो किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच का। अगर डच में, नीदरलैंड में एक्सेप्टेंस हुई है, तो नीदरलैंड के रूल के मुताबिक डैमेजेस वगैरह होंगे, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एक्सेप्टेंस इफेक्टिव नहीं होती जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होती, ठीक है। उसने वहां से टेलिक्स जिस मर्जी दिन किया हो, लेकिन जिस दिन यहाँ पर उसको रिसीव हुआ होगा तब जाके एक्सेप्टेंस हुई होगी ना। तो एक्सेप्टेंस जो है वो लंदन में हुई, जब उसको वो कम्युनिकेट हुई। इसीलिए जो लंदन के रूल्स के तहत, लंदन के लॉ के तहत जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे मिलेगा। क्लियर है केस? नहीं समझ आया ये। एक बंदा था लंदन में, ठीक है, उसने ऑफर की। एक बंदा था एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, उसको, ठीक है। जो नीदरलैंड वाला, नहीं, ये जो लंदन वाला बंदा, ये तो क्लेमेंट है ना? हाँ, इसने क्लेम किया है ना, इसने क्लेम किया ना कि दूसरे बंदे ने एक्सेप्टेंस करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया ना। जो ऑफर मैंने की थी वो चीज मुझे बेची, उसने भेजी ही नहीं, ओके। ठीक है। मैं आपको ये, इसमें तो इन्होंने बहुत लिमिटेड सी चीजें दी हैं, मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ। लंदन में एक बंदा था, उसने ऑफर की नीदरलैंड में एक बंदे को, एम्स्टर्डम में, कि मुझे 100 टन चाहिए कॉपर कैथोड्स का, ठीक है, कॉपर कैथोड्स का मुझे 100 टन चाहिए। लंदन वाले ने ऑफर भेज दी नीदरलैंड वाले को, नीदरलैंड वाले ने एक्सेप्ट कर ली टेलेक्स के थ्रू, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस के बाद उसने वो जो एक्सेप्टेंस कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो कैथोड्स थे वो उसने उसको भेजे ही नहीं। इसने कहा यार मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, मैं तुम्हें भेज ही नहीं सकता। तो नीदरलैंड वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्लियर है केस अब? जी। अब क्वेश्चन ये था इस केस का कि कॉन्ट्रैक्ट तो चलो उसने तोड़ दिया है, लेकिन जो ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, तो जो डैमेजेस होंगे बेसिकली वो किस कंट्री के लॉ के तहत होंगे? क्या नीदरलैंड के लॉ के तहत होंगे या लंदन के लॉ के तहत होंगे? तो इसलिए कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहां पर है, लंदन में हुआ है या डच में हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। तो क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस जब होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक्सेप्टेंस तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक वो कम्युनिकेट ना हो ऑफर को। तो उसने वहां से टेलिक्स तो कर दिया एम्स्टर्डम से, लेकिन मिला तो उसे लंदन में ना, एक्सेप्टेंस तो उसको कम्युनिकेट लंदन में हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ होगा? लंदन में। तो लंदन के, यूके के रूल्स के तहत जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीचेस मिलेंगे। सही है? क्लियर है अभी आपको? मतलब ब्रीच लंदन में हुआ ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लंदन हाँ, में हुआ तो हाँ, तो लंदन के लॉ के तहत जो भी उसको कंपनसेशन होगी उसके तहत मिलेगी। इस केस जी। का मकसद ये था, ये डिसाइड करना कि किस मुल्क के लॉ के तहत जो है ना कंपनसेशन दी जाए।
तो ये एक्सेप्टेंस वाला रूल इसमें आ गया कि यार एक्सेप्टेंस तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक कम्युनिकेट ना हुई ऑफर को। तो क्योंकि लंदन में उसको कम्युनिकेट हुई है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट लंदन में हुआ होगा, तो लंदन के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है। जी अब इस केस से दो चीजों का दो चीजें नई निकली। ठीक है, दो कंक्लूजन आई कि फैक्स हो, टेलेक्स हो, टेलीफोन मैसेज हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, अगर वो नॉर्मल बिजनेस आवर्स के दौरान मिला है ना, तो उसी वक्त एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है। बेशक आपने मुझे ऑफर किया, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे फलानी फलानी चीज चाहिए, आपने मुझे ऑफर कर दी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे उसका जवाब दे दिया, ठीक है एक्सेप्टेंस, मैं आपको चीज भेज दूंगा। अब मैंने आपको व्हाट्सएप पे उसका जवाब बिजनेस आवर्स के अंदर दे दिया है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी उसी वक्त। बेशक आप मेरा मैसेज 3 दिन बाद देखें, लेकिन जब मेरा मैसेज आपको पहुंच गया ना बिजनेस आवर्स में, उस वक्त एक्सेप्टेंस होगी। तो पहली कंक्लूजन तो ये होगी। क्लियर है पहली वाली। जी जी दूसरी ये होगी कि आपका बिजनेस आवर्स है 9 to 5, मैंने आपको रात को 9 बजे एक्सेप्टेंस भेजी, तो रात को 9 बजे एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर बिजनेस आवर्स से आउटसाइड अगर आप एक्सेप्टेंस भेजते हो, तो कोर्ट ये अज्यूम करता है कि जब नेक्स्ट बिजनेस ओपन होगा तब एक्सेप्टेंस होगी, यानी कि अगले दिन 9 बजे। अगले दिन 9 बजे जब आपका दफ्तर खुलेगा, अगर मैंने आपको ईमेल में एक्सेप्टेंस की है रात को, अगर 11 बजे की है, तो वो 11 बजे एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 5 है। अगले दिन जब आपका ऑफिस खुलेगा तो उस दिन एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है। क्लियर है। जी जी अब एक्सेप्टेंस के रूल में भी जो है एक्सेप्शन है। अभी तक आप हमने पढ़ा डिटेल से कि यार एक्सेप्टेंस तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक कम्युनिकेट ना कीजिए ऑफर को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, पोस्टल रूल। पोस्टल रूल ये कहता है कि एक्सेप्टेंस उस वक्त हो जाएगी जब आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि एक्सेप्टेंस जो है वो तब इफेक्टिव होती है जब वो कम्युनिकेट हो। लेकिन पोस्टल रूल ये कहता है कि जब आपने एक्सेप्टेंस को बाय पोस्ट भेज दिया ना जिस दिन, उसी दिन एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन कुछ शराइत है। शराइत क्या है? इट ओनली अप्लाइज इफ लेटर इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड। अगर लेटर जो है आपने प्रॉपरली स्टैम्प किया हो, प्रॉपर उसमें आपने एड्रेस लिखा हो, ठीक है, और उसको पोस्ट किया हो, और पोस्ट जो है वो रीजनेबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हो, यानी कि पोस्ट जो है उस वक्त रीजनेबल मेथड हो कम्युनिकेशन का। ठीक है। ये रूल बना था 17वीं सदी में। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब वॉर का जमाना था या कुछ इस किस्म का था, तो अगर पोस्ट उस वक्त अगर रीजनेबल मेथड नहीं था, पोस्ट से एक्सेप्टेंस लेट पहुंचती थी, मसले मसाइल थे, तो तब अगर आप ऐसा काम करते तो एक्सेप्शन वैलिड नहीं थी। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस का जो रूल था, कि जनरल रूल था कि यार एक्सेप्टेंस तब तक वैलिड नहीं है जब तक वो कम्युनिकेट ना हो, तब तक इफेक्टिव नहीं है। उसकी एक्सेप्शन है पोस्टल रूल। पोस्टल रूल ये कहता है कि जब आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया ना, एक्सेप्टेंस उसी वक्त होगी, ना कि उस वक्त होगी जब लेटर अगली पार्टी को मिले, यानी कि ऑफर को मिले। इसकी कुछ शराइत ये है कि लेटर को प्रॉपरली आपने स्टैम्प करना है, उस पर एड्रेस लिखा होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस पे आपने पोस्ट करना है, और उस जमाने में पोस्ट जो है वो एक रीजनेबल मेथड हो कम्युनिकेशन का। ठीक है। क्लियर है। जी जी however if postal rule doesn't however postal rule doesn't apply if offerer states that he must actually receive acceptance। तो मैंने आपको जो शुरू में पहली बात की थी एक्सेप्टेंस के टॉपिक में, कि अगर ऑफरर एक स्पेसिफाई कर देता है पर्टिकुलर मोड, कि आप मुझे पहले ही कह देते हैं कि यार तुम जो है इस पोस्ट के थ्रू मुझे नहीं भेजना लेटर, ठीक है, तुम मुझे ईमेल के थ्रू भेजना है, टेलेक्स के थ्रू भेजना, किसी और तरीके से भेजना, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो ये एक्सेप्शन लगेगी ही नहीं। ठीक है। और दूसरा, अगर ऑफर में वो ये कहता है कि मैं एक्सेप्टेंस को तब मानूंगा जब मुझे एक्चुअली रिसीव होगी, ठीक है, अगर मैं मेंशन कर देता हूँ कि यार जब तक मुझे रिसीव नहीं होती तब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, तब भी पोस्टल रूल वैलिड नहीं होगा। क्लियर है ये। जी